वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सॉल्यूट शो करते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए, तो उनकी जो वैल्यूज या उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से थोड़ा डेविएटेड आएंगी। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। लेट सपोज आप एक जर्नी कर रहे हो, ठीक है। आप मान के चल रहे हैं किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो। ये डिस्टेंस आपकी 250 किलोमीटर्स है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज बेटा आप एक बस में जा रहे हैं, एसी कोच में जा रहे हैं, ठीक है। ये एसी कोच है आपकी। डन। अब आपने यहां जब जर्नी स्टार्ट की तो आपके पास एक लगेज था, सामान था, और आप इसको लेके इस एसी कोच के में एंटर कर गए। क्लियर। इसका जो टिकट है एक सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। 250 किलोमीटर जर्नी, एसी कोच, लेट सपोज 5 लाख रुपीस का पर हेड का टिकट है। 5 लाख का टिकट है एक इंसान का। डन। आप अंदर गए, आपने एक सीट ऑक्युपाई की, दूसरी सीट पे आपने बैग रख दिया। यहां पे आप बैठे हो बेटा, और यहां पे आपका बैग रखा है। इज इट क्लियर? डन। और ये पूरी जर्नी आपने 250 किलोमीटर की बिल्कुल इसी स्टेट में कंप्लीट कर ली, ठीक है। और लेट सपोज टीटी आने के बाद, ये टीटी है, इसका टिकट चेकर है, टीसी है, ये आपसे कह रहा है यू हैव टू पे 10 lakhs। ये आपसे 10 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। क्यों? तो इसका ये कहना है भाई एक सीट पे तो तुम बैठे हो और एक सीट पे हमें बैग देखा है, तो इसलिए आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। गेटिंग द पॉइंट? गुड। लेट सपोज सेकेंड केस क्या हुआ, जब आपको मिड ऑफ द जर्नी 125 किलोमीटर पे पता चल गया कि ये तो बैग के भी पैसे लग रहे हैं। लेट सपोज मिड ऑफ जर्नी, तो आपने मिड ऑफ जर्नी में ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी। क्या किया? बैग उठा के अपने ऊपर ही रख लिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब ये टीटी आपसे डिमांड करेगा 7.5 lakhs। इज इट क्लियर? भाई 5 लाख तो तुम्हारे ही हो गए पूरी जर्नी के, और आधी जर्नी के बैग का भी चार्ज लगेगा क्योंकि उसने सीट ऑक्युपाई की है। आधी जर्नी नहीं की है, नहीं लगेगा। और लेट सपोज आप पूरी की पूरी जर्नी बैग को अपने पास रख के करते, पूरे 250 किलोमीटर बैग आप छोड़ते ही नहीं। बैग आप जहां बैठे हो बैग भी वहीं है पूरे 250, तो आपको 5 लाख देने होते हैं। ये तीनों कंडीशन जरा देख लीजिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? या तो आपने एक ही सीट ऑक्युपाई की है, 5 लाख दीजिए। आपने 2 सीट ऑक्युपाई की है पूरी जर्नी में, 10 लाख दीजिए। और अगर आपने किसी मिडवे तक की है तो इनके बीच की कोई और वैल्यू आएगी, इन्हीं के बीच आएगी, ना इससे कम आएगी ना इससे ज्यादा आएगी। ये चीज अपने दिमाग में रखना। इज इट क्लियर? और क्लियर करते हैं। अब आपको आगे गुस्सा, आपको गुस्सा आगे, बोले बताओ 10 लाख रुपए ले लिए जर्नी के, अब आप बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे लौट के आओगे, ठीक है। आप जब वापस लौट के आ रहे थे आपने वही वाली बस ढूंढी, वही वाला कंडक्टर ढूंढ लिया, ठीक है। अब लौट के आ रहे हैं, अब ये मत कहना डायरेक्शन उल्टा बनाओ, लौट के आ रहे हो। डन। अब की आपने बस क्या किया, आप आए, आपने साथ में थोड़ी सी चवनियां ढन्नियां खरीद इकट्ठा कर ली। छोटे छोटे बच्चे भीख भीख मांग रहे होते ना। लेट सपोज आप 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक आप 20 और आप सब बस में चढ़ गए। अब ये जो कंडक्टर था ये बाहर से पर्सन गिन के बड़ा खुश, चलो बस चला दो, ठीक है, बहुत आ गए लोग, बस चला दो। आपने क्या किया, अंदर जाके एक सीट पे पहले की तरह खुद बैठ गए, और आपने जो दूसरी सीट थी उसमें इन बच्चों को अरेंज कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब तक छत तक नहीं छूओगे ना एकदम टच, और एक ही सीट पे 20 बच्चे अरेंज कर दिए। इमेजिन।
अब टीटी आपसे या ये जो टिकट चेकर है ये आपसे आके कह रहा है कि भाई 5 लाख का एक टिकट है, आप 21% है, वॉट एवर द अमाउंट, 1 करोड़ 5 लाख और वॉट एवर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, अब आप कह रहे हो नो, नॉट पॉसिबल, इतना पैसे नहीं जाएंगे। एक टिकट 5 लाख का है, 2 जने हैं, एक तरीके से 2 सीट ऑक्युपाई की, हम तो 10 लाख ही देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यानी थ्योरेटिकली उसकी कैलकुलेशन कुछ और आ रही थी, दिस वन इज द थ्योरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन कुछ और आई। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन डिपेंड किस पे कर रही है, बस इतने को सोच लीजिए। जिस बच्चे के दिमाग में ये आया, जो मैंने पहला आपको एग्जाम्पल दिया था वो था बेटा डिसोसिएशन का, जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो दिया है एसोसिएशन, जुड़ गए, टूट गए। मतलब ये वाटर लिया आपने, अब आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं बाहर से। एक कंडीशन ये हो सकती है सॉल्यूट अंदर जाके टूट जाए, 2 3 4, बेटा ये टूट गया। और हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब रखना है, नेचर से तो कोई मतलब नहीं रखना। अगर वो टूट के 2 में आ गया तो 2 पार्टिकल गिने जाएंगे, वो टूट के 4 में आ गया 4 पार्टिकल, और बाहर से 4 आ रहे थे अंदर आके 1 हो गया तो 1 पार्टिकल। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कौन है, हमें इससे मतलब है कितने हैं। तो अगर ये पार्टिकल डिसोशिएट 2 में हो रहा है तो प्रॉपर्टीज डबल होंगी, और अगर ये 4 पार्टिकल एसोसिएट होके 1 बना रहे हैं तो जो आंसर है वो 1/4 आने लगेगा। इज इट क्लियर? तो 2 केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा बच्चों डिसोसिएशन का, एंड सेकेंड वन केस इज ऑफ एसोसिएशन। आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले तो ये देखना है कि ये डिसोसिएशन का केस है, दैट मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का है। इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट या आयनाइज हो जाते, या फिर एसोसिएट का केस है, जैसे एसिटिक एसिड को बेंजीन में ऐड करें, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पार्टिकल जुड़ जाते हैं, दिस इज केस ऑफ एसोसिएशन। तो अब डिसोसिएट और एसोसिएट, इन 2 को हमें अलग अलग देखना है। वॉन्टॉफ ने एक रिलेशन दिया है बच्चों कि हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं एक फैक्टर से जिसका नाम रखा उन्होंने वॉन्ट हॉफ। बेटा ये वही वॉन्ट हॉफ हैं जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर दिया था या उसकी इक्वेशंस बनाई थी। वॉन्ट हॉफ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और 1901 में पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का इन्हीं को मिला है। कई चैप्टर्स में इनका अलग अलग इक्वेशंस हैं। दिस वन यहां इन्होंने जो फैक्टर दिया इट इज टर्म्ड एज वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई, इसे आई से डिनोट करते हैं। ये आई रिलेशन देता है एबनॉर्मल और नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। बेटा व्हाट इज बेसिकली एबनॉर्मल? जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहला रही है एबनॉर्मल। और जो हमारी थ्योरी से आंसर आ रहा है, जब हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज लगाई, थ्योरेटिकल फॉर्मूले लगाए क्वालिटेटिव के, तो जो थ्योरी से आंसर आ रहा है वो नॉर्मल है, जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है उसको हमने क्या कह दिया, एबनॉर्मल। इनके बीच में कोरिलेशन देने के लिए एक वर्ड दे दिया आई। तो पहले हम इस वर्ड को देख रहे हैं, व्हाट इज आई। ठीक है, बेसिकली आई का मतलब है कि एक पार्टिकल अंदर जाने के बाद कितने पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, दैट इज यूनिटरी अप्रोच। एक पार्टिकल अंदर जाने के बाद मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 1.5, 1.75, सारी कंडीशन यहां से आएगी। तो व्हाट इज बेसिकली आई? आई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फ्रॉम वन पार्टिकल। एक पार्टिकल कितनों में जा रहा है, तो ये हो गई यूनिटरी अप्रोच। बेटा अगर मैंने तुम्हें बता दिया एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में जा रहा है, तो थ्योरेटिकल तो 1 की वैल्यू आ रही है, एक्सपेरिमेंटल डबल करो। अगर हमने 5 पार्टिकल ऐड किया, अंदर जाके 1 ही रह गया, यानी 1/5 हो रहे हैं। 5 पार्टिकल 1 में चेंज हो गया, 1/5। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू अगर किसी की 10 आ रही है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर 10 आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव है, ऑस्मोटिक 10 आ रहा है, 5 पार्टिकल ऐड किए, वो 1 में चेंज होगा, यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर भी बेटा क्या हो जाएगा, 1/5। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट? फिर से सोच के देखो, वही बस वाला एग्जाम्पल। अगर 1% अंदर चढ़ा तो तुम्हें तो 1% लगा, लेकिन अंदर जाके उसने 2 सीटें घेर ली, तो जो भी वैल्यू है थ्योरी की उसे डबल कर दिया। 21 चढ़े थे,
लेकिन सीटें अभी भी 2 घेरी हैं, तो भैया 2 के ही टिकट लगेगा। सेम वांट ऑफ फैक्टर बता रहा है। तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब है इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फ्रॉम वन पार्टिकल। एक बार फिर देखना, 5 मोल्स आपने किसी के ऐड किए, 5 मोल सपोज इलेक्ट्रोलाइट एडेड, और सॉल्यूशन में जाने के बाद लेट सपोज वो 15 मोल्स हो गए। इसका मतलब एक मोल कितने में चेंज हो रहा है, 15/5 यानी 3 मोल। तो एक 3 में चेंज हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज 3 टाइम्स हो जाएंगी थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अब इसी चीज को जो अब लिखा है, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख दो, फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज दिस 15? 15 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हुआ तो आफ्टर एसोसिएशन। तो ये हो गया बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर, चाहे एसोसिएशन हुआ हो या डिसोसिएशन। और ये 5 क्या था जो शुरू में ऐड किए थे, तो ये हो गया बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट या नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली एडेड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऐड कितने किए थे सॉल्यूशन बनाते समय, और हो कितने गए, ये वाला रेशियो आपका क्या कहलाएगा, आई। अगर आई की वैल्यू 1 आ रही है तो हमने 5 ऐड किए, 5 का ही प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज नॉर्मल। अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 आई, कॉमन सेंस, आपने 5 ऐड किए 6 हो गए, 5 ऐड किए 10 हो गए, ज्यादा हो गए। ज्यादा चीजें तभी होंगी जब डिसोशिएट हो। समझ में आ रहा है? जिसे नहीं आ रहा ना उसको समझाने एक सिंपल तरीका है, बेटा तेरे शरीर में हड्डियां कितनी है, 206 है ना। अगर 207 या 8 करनी हो तो डिसोसिएट कराना पड़ेगा, ज्यादा समझ में आता है इससे। आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, आई मोर देन 1 आता है बच्चों डिसोसिएशन में, और लेस देन 1 आता है बच्चों एसोसिएशन में। तो आई की 3 प्रॉपर्टीज हो गई, 3 वैल्यूज हो गई। आई इक्वल टू 1 जब चीजें नॉर्मल रहेंगी, आई इज मोर देन 1 जब ये टूट जाएगा, पार्टिकल टूट जाएंगे, एंड आई इज लेस देन 1 जब एसोसिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये NaCl है, ये 2 प्राणी हैं, और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद Na आयन और Cl आयन में ब्रेक हो गए। बेटा मैंने रिवर्सिबल का साइन दिखाया है, कुछ वापस भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100% टूटे हो, ठीक है। अगर ये 100% टूटे हैं, एग्जाम्पल क्या था, पूरी जर्नी कर ली है, अगर ये 100% टूटे हैं तो ये पूरे 2 पार्टिकल हो गए क्योंकि ये खत्म हो गया, और अगर 2 हो गए तो प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। तो आई की वैल्यू जनरली यहां पे 2 हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं टूटता तो 1 रहती क्योंकि ये पूरा 1 है। और अगर इसके कोई अल्फा दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है 20%, 30%, तो आंसर 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में निकालेंगे अभी। अगर सपोज दैट BaCl2 ये टर्नरी या टर्शरी इलेक्ट्रोलाइट है, बच्चों ये टूटेगा तो 1 बेरियम आयन देगा, 2 क्लोराइड आयन देगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 दे रहा है। और अगर अल्फा 1 है, 100% टूट रहा है, तो अगर अल्फा 1 है तो इससे 3 पार्टिकल मिल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ट्रिपल हो जाएंगी। अगर ये बिल्कुल नहीं टूटेगा तो 1 यानी नॉर्मल रहेगा, और बाकी अगर परसेंटेज दे रखे तो 1 और 3 के बीच में आई होगा। अभी निकालेंगे। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बेटा ये हमने कल परसों पढ़ा था Cu2FeCN6, रिवाइज करने का यही तरीका है। कहां पढ़ा था हमने? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें पढ़ा था। ये जब आयनाइज होगा तो कॉपर के आयंस देगा, व्हाटएवर द चार्ज, और ये फेरोसाइनाइड ये वाला आयन देगा। इज इट क्लियर? तो यहां ये वाला पार्ट आयनाइज नहीं होता बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन। जिन्हें पता अच्छी बात है तो आगे आएगा, क्योंकि यहां कोवलेंट बॉन्डिंग है इसलिए आयनाइज नहीं हो रहा। तो ये 2 पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल यहां पे भी 3 है। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये तीनों केस डिसोसिएशन के हो गए। पहले में 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, दिस वन।
एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल एसोसिएशन का आता है बेटा डाइमराइजेशन। डाइमर बनना मतलब दो पार्टिकल जुड़ के एक आ गया। तो ये दो एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स लिए, मॉलिक्यूल्स लिए और सॉल्यूशन में जाके ये एक की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब एक की तरह बिहेव कर रहे हैं दैट इज डाइमराइजेशन, दो एक में चेंज हो गए। तो यहां आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दो एक में चेंज हुए तो एक हाफ में चेंज हुआ, यहां आई हाफ हुआ जब अल्फा नहीं दिया है तो। ठीक है, अब बेटा कंपटीशन लेवल पे अधिकतर अल्फा दिया होता है और अल्फा से रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए अच्छे लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उनमें अल्फा और आई जरूर होगा, अल्फा जरूर होता ही होता है, इसलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बिगिनिंग, एक बार रिकैप करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये उन सॉल्यूट्स के लिए होती है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो टूट जाए या जुड़ जाए। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि शुरू में तुमने ऊपर से NaCl ऐड किया ना, उन्हें मतलब है कि नीचे या सॉल्यूशन में आने के बाद ये दो पार्टिकल हो गए, Na अलग Cl अलग, दो हो गए तो प्रॉपर्टी डबल हो गई। ठीक है, अब कहीं 50% आयनाइज हुआ, 70% आयनाइज हुआ तो उसको हम अल्फा से अभी समझेंगे। एसोसिएट होगा तो कम हो जाएंगी वैल्यूज, डिसोशिएट होगा तो थ्योरी से बढ़ जाएंगी। एक रिलेशन मॉन्टॉफ ने दिया इन दोनों के बीच में कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट, थ्योरी को हम कह देते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल को हम कह देते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड के बीच में रिलेशन दिया मॉन्टॉफ फैक्टर आई से। उन्होंने क्या कहा कि थ्योरेटिकल वाली जो है वो कहलाएंगी हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल को, हम नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉन्टॉफ फैक्टर आई से। ठीक है, और अब हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एबनॉर्मल। क्यों, क्योंकि जो आई है वो बता रहा है एक पार्टिकल कितने में चला गया, एक पार्टिकल दुगना हो गया, तिगना हो गया, तो नॉर्मल से आंसर दुगना या तिगना हो गया। तो बेसिकली आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू से। ये जरा ध्यान रखना, ये कॉलिगेटिव वैल्यू है, मोलर मास नहीं है। आई को नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू कह दीजिए ये आ गई, या उस समय के एक्सपेरिमेंट की आ गई, तो इसको एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, ऑब्जर्व्ड भी कह देते हैं। ये हमारी नॉर्मल या थ्योरेटिकल है। बुक्स वाले इसे ऐसे भी लिखते हैं, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू। मैं कहता हूं कॉलिगेटिव वैल्यू वर्ड हटा दीजिए, I इक्वल टू O/N, ये वाला वर्ड याद रख लीजिए, ION, आयन वर्ड से। फिलहाल I है वांट फैक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। यानी नॉर्मल जैसे ग्लूकोज है, हमने वो 1 मोलर ऐड किया, सपोज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है 0.5 डिग्री से, तो 1 मोलर ग्लूकोज एक्वा सॉल्यूशन बन गया, 0.5 से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो 1 मोलर NaCl जो कि 100% टूटा है, अब बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ेगा, तो 1 मोलर ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो नॉर्मल है, 1 पार्टिकल की वैल्यू है। आपने जब NaCl ऐड किया तो 1 नहीं, वो 2 पार्टिकल हो गए, तो ये 2 आ गया। तो अब जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके आएगी। इज इट क्लियर? तो आई का एक फॉर्मूला हमारा आ गया यहां पे, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू। I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड, बेटा इसे एक्सपेरिमेंटल कह लो, कॉलिगेटिव वैल्यूज या प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, जिसे हम थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव वैल्यू या प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मोल्स के, और मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर दो चीजों का मोलर, अगर दो चीजों का वेट सेम है, तो वेट सेम है तो मोल का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। वेट सेम है तो मोल और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली है। जरा ये ध्यान रखना, ये बच्चे लैप्स कर जाते हैं कि ये मैंने तब कहा है जब वेट सेम है। तो अगर दो चीजों का वेट सेम है, दो सॉल्यूट्स का वेट सेम है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी मोलर मास के। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला है, हमेशा नहीं लगाना है। जहां दो चीजों का
वेट सेम हो, मास सेम हो। मतलब उन्होंने कहा है कि यूरिया ऐड किया, यूरिया के 10 ग्राम है, ग्लूकोज ऐड किया तो उसके भी 10 ग्राम है, ठीक है, दोनों के ग्राम सेम है। अब उन्होंने कहा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो भैया यूरिया का मोलर मास कम है तो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या वैल्यूज ज्यादा आएंगी, और ग्लूकोज का मोलर मास ज्यादा है तो कम आएंगी। तो अब अगर इसी को यहां मोलर मास में रिप्लेस करेंगे तो ये नॉर्मल ऊपर चला जाएगा बेटा, इनवर्स की रिलेशन, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो बच्चों ये जरा ध्यान रखिए, और चांस की बात है कलर भी अलग हो गया, याद रखना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आई के हम यूजुअली ये दो रिलेशंस यूज करेंगे, एक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से या क्वालिटेटिव वैल्यू के हिसाब से, और दूसरा हो गया है मोलर मास के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। तीसरा, आई और अल्फा में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये वाली जो मैंने वैल्यू लिखी है ना, इसको एक बार मैं और एलोबरेट करके आपको अगर बताऊं तो नॉर्मल क्वालिटेटिव इनटू आई इज ऑब्जर्व्ड है। मतलब अगर आप NaCl का क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कर रहे हो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू Kb इंटू एम होता है। ये हो गया थ्योरी, ये आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर सही आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपको क्वेश्चन करना है, ये है Kf इंटू एम, आई से मल्टीप्लाई करिए। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज पाई इक्वल्स टू CST, इसे आई से मल्टीप्लाई करिए। ये थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। ऐसे ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आई से मल्टीप्लाई करिए। अगर कभी कोई एबनॉर्मल कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है या कोई एसोसिएट हो रहा है, तो जो जनरल आप करते आए फॉर्मूले वो थ्योरी है, वो वैसे के वैसे लिखिएगा, उन्हें मल्टीप्लाई करिएगा आई से। थर्ड पॉइंट इसमें जो है आई का अल्फा से रिलेशन, ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ आई एंड अल्फा। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, डिराइव भी कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए नाम का या AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने खाली ए लिख दिया है क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कौन कौन सी यूनिट्स बन रही हैं, बस ये देखना है कितनी बन रही हैं। ये AN नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट रहा है N टाइम्स A। ये N क्या है बेटा, कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स में गया। एग्जाम्पल NaCl के लिए ये वाला N2 हो गया क्योंकि ये 2 में चेंज हुआ, ठीक है। MgNO3 होल ट्वाइस के लिए ये 2 हो गया N, ठीक है, ये N हो गया बेटा 2, सॉरी ये N हो गया 3, यहां N था 2, यहां N हो गया 3, एक Mg, 2 नाइट्रेट। CaCl2 या एक और ले लेते हैं Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट में जाएगा, तो ये जो N कहना चाह रहे हैं कि कितने पार्टिकल्स में जा रहा है, तो 3 कैल्शियम है, 2 फॉस्फेट है, तो ये 5 में जा रहा है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज N। N का मतलब है आगे कितने टाइप्स के या ये कहें कितने आयंस दिख रहे हैं। अब शुरू में हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लिया है, ये नहीं है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज अल्फा, 1 मोल में से कितना टूटता है, इट इज अल्फा। ये 1 में से अल्फा टूटा। ये स्टोशियोमेट्री के हिसाब से अगर A1 टूट रहा है तो N टाइम्स बन रहा है, तो अल्फा टूट रहा है तो N अल्फा बनेगा, ठीक है। 1 में से अल्फा टूटा और वहां N अल्फा बन गया। अब ये बच्चों बचेगा कितना, 1 लिया था हमने शुरू में, अल्फा डिसोशिएट हो गया है तो बचा है 1 माइनस अल्फा। हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना चाह रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर कह रहा है भैया बाद के पार्टिकल कितने हैं और इनिशियल कितने हैं, इनिशियल कितने हैं और बाद में कितने हैं, ठीक है, ये रेशियो में देखना है। अब जरा देखें टोटल मोल्स कितने हो चुके हैं अब, तो बेटा टोटल मोल्स अब हो चुके हैं 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। ये आफ्टर में आ गया, टोटल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। इनिशियल कितने मोल थे, इनिशियल तो खाली 1 था, ये आ गया, ठीक है। अब
हम सपोज अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों में से अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां हमने दैट इज 1 माइनस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस क्या, सीधा प्लस ही ले लेते हैं। अल्फा कॉमन ले लिया। जब अल्फा कॉमन लिया है तो ये जो एन अल्फा है ये काय में चेंज हो गया बेटा, एन में, और ये अल्फा 1 बचा। ये माइनस का था तो 1 बचा, अपॉन 1 है। अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल अगर रख रहे हैं तो बेटा अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया, i माइनस 1, ये आया है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू आ गई i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और अगर बाई चांस अल्फा 1 निकला, देख लो यहां पुटअप करके, अगर अल्फा 1 है तो कॉमन सेंस भी है, वैसे अल्फा 1 है तो i और n बराबर आएंगे। i माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, दोनों हट गए 1, तो i इज इक्वल टू n। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू n के बराबर आपको लगानी है। कब लगानी है n के बराबर, जब अल्फा 1, अदरवाइज हम निकालेंगे। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। शुरू में 1 मोल्स थे, ये नहीं थे। 1 में से जो टूटता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा कहलाता है। जो बच गए हैं वो 1 माइनस अल्फा, यहां बन गए हैं n अल्फा। अब सारे पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हमने जोड़ लिए हैं, और जोड़ने के बाद हमने यहां से अल्फा कॉमन लिया था। अल्फा कॉमन लिया, ये तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज नहीं आया, और ये 1 इधर आके माइनस हो गया। 1 या अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू i माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू हो गई i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में ही। सपोज उन्होंने कहा NaCl का सॉल्यूशन है और ये 50% आयनाइज हुआ, तो बताइए I कितना है। जल्दबाजी में कई बार इसका I हम 1 लिख देते हैं, वो गलत है। तो बेटा अगर NaCl का सॉल्यूशन है और 50% आयनाइज हुआ है तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 0.5। ठीक है, परसेंटेज होती है 100 में, और यहां हमें वैल्यू पुटअप करनी है यूनिटरी 1 में। तो 100 में 50 टूट रहे हैं, तो 1 में 0.5, अल्फा है 0.5, और इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। I निकालना है। NaCl के लिए n, ये 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो n 2 हो गया। क्लियर, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये I माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5 और I इक्वल्स टू क्या आ गया, 1.5। अगर बच्चों ध्यान हो तो शुरू के एग्जाम्पल से रिलेट करके देखना। एक पर्सन, उसके साथ एक बैग, ये ट्रेन बस पे चढ़ गए और 50% ऑफ जर्नी तक बैग उनके पास था। याद करिए उस एग्जाम्पल को, देखिए एक बारी और बताइए उसने कितने पैसे दिए थे। उसने दिए थे 7.5, क्योंकि एक पर्सन का टिकट था 5 और वो 1.5 की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए 7.5 को रिलेट करके देखिए। फिलहाल यहां I की वैल्यू समझ में आई। I कितना आया यहां का हमारा, I आ गया 1.5, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, दैट इज फॉर डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज फॉर एसोसिएशन। अगर कई पार्टिकल शुरू में थे, वो बाद में एक पार्टिकल में चेंज हो गए, कई पार्टिकल एक पार्टिकल में चेंज हो गए। अब बच्चों हमें देखना है अल्फा और I में रिलेशन क्या है। ठीक है, अगेन सेम लॉजिक चलाना है। हमने कहा शुरू में एक पार्टिकल था, तब यहां नहीं थे। एक में से जो एसोसिएट हुआ, यहां डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगी। एक में से जो एसोसिएट हुआ वो अल्फा। अगर ये अल्फा एसोसिएट हुआ तो ये बने अल्फा अपॉन n। ये क्लियर है बेटा। n पार्टिकल जुड़ के 1 बना रहे हैं तो 1 पार्टिकल जुड़ के बनाएंगे 1 बाई n, और अल्फा पार्टिकल जुड़ के बनाएंगे अल्फा बाई n। तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एलोबरेट किया। शुरू में एक पार्टिकल या एक मोल था, तब ये नहीं थे। अल्फा एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, परसेंटेज होगी 20 30 व्हाटएवर, ये जुड़ गए तो ये कितने बने, अल्फा बाई n बने। n से 1 तो 1 से 1 बाई n, अल्फा से अल्फा बाई n। अब बच्चों हम I पढ़ रहे हैं तो हमारा पिछले तरह का, पिछले वाला ये लॉजिक है। टोटल मोल्स कितने हो गए या टोटल पार्टिकल्स कह लीजिए कितने हो गए, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n हो गए। डन। हम अगर यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने अल्फा पहले की तरह कॉमन ले लिया है, लेकिन अब की मैंने माइनस अल्फा कॉमन लिया है।
ओके, माइनस अल्फा कॉमन लिया तो ये वैल्यू हो गई 1, यहां माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 1/n आएगा। बच्चों अल्फा का फॉर्मूला या आई का फॉर्मूला हमारा था आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअल, एक्चुअल तो 1 थे, आफ्टर कितने हुआ, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट 1 माइनस 1/n। डन। अब बच्चों हम निकालना चाहते हैं अल्फा की वैल्यू, तो ये टर्म उधर आ गया, वो टर्म इधर, तो ये अल्फा 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस आई आ गया, यानी यहां से अल्फा आ गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n। ये वाला फॉर्मूला आ गया बेटा एसोसिएशन के लिए। जब भी एसोसिएट होगा तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n। ठीक है ना, एक बारी रिकैप कर देते हैं इस चीज को, एसोसिएशन डिसोसिएशन, इन सारी बातों को, कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला पॉइंट, हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज तभी करेंगे जब हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हमें कई बार एबनॉर्मल में डाइमराइजेशन कहा जाएगा, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ट्राइमराइजेशन 3, ये एसोसिएशन में n है, n। और अगर अल्फा 1 है तो n ही i होता है। ठीक। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के यानी एबनॉर्मल के, तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, तो यही रहेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल आंसर आता है ये थ्योरेटिकल है, इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये एक यूनिटरी अप्रोच है, एक पार्टिकल कितनों में बदल गया है, तो एक पार्टिकल अब कितनों की तरह बिहेव कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो अब आंसर आएगा इसके मल्टीप्लाई के बाद वो एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच करेगा, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो ये kb इंटू m लिखते थे, अब वांट ऑफ फैक्टर और मल्टीप्लाई करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, kf इंटू m लिखते थे, उसे I से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो CST लिखते थे, I से मल्टीप्लाई करेंगे। I कैसे निकालेंगे, पहली चीज ध्यान रखेंगे I मोर देन 1 रखना है, I इक्वल टू 1 रखना है, I लेस देन 1 रखना है। अगर मोर देन 1 कह रहे हैं देन इट इज केस ऑफ डिसोसिएशन। I इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूट नॉर्मल है, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, और I लेस देन 1 है तो एसोसिएशन। तो ये अगर आपके दिमाग में होता है तो कंफ्यूजन या गलतियां कम होंगी। तीसरा है I और अल्फा का रिलेशन क्या है, अल्फा इज I-1 अपॉन n-1, और अल्फा इज, आप ऐसे ही लिखें तो भी चलेगा, ऐसे लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आप एसोसिएशन कर रहे हैं, whenever you are trying to do association, तो ये n नहीं 1 अपॉन n आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, सारे न्यूमेरिकल जो हमें इसके करने इसके बिहाफ पे, और कई बार अल्फा निकलवाने के बाद हो सकता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ ले या डिसोसिएशन कांस्टेंट, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले से पहले अल्फा निकालिए फिर। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज से हम मोलर मास निकालते हैं यूजुअली, और मोलर मास हमारे गलत आते हैं एबनॉर्मल के, अगर हम आई नहीं लगाएंगे तो उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। बेटा इन चारों में से किस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालना या पॉलीमर्स का मोलर मास निकालना चाहिए, तो आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर बाकी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से बेटर है। एक पॉइंट तो यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई एलिवेशन या डिप्रेशन साथ में नहीं लगा है, तो एक कंप्लीट बल्क वैल्यूज है। बल्क वैल्यू कहने का मतलब एक बड़ी वैल्यू है जो आसानी से नोट की जा सकती है, जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। यहां 1 मोलर सोल्यूशन में अगर वाटर की बात करें तो खाली 1.86 का टेम्परेचर चेंज आएगा, या इसमें सिर्फ 0.52 का आएगा, जबकि यहां अगर आप 1 मोलर लेके चलेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में आएंगे, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर में भी 760 mmHg है, तो एक काफी बड़ा चेंज है जो इजीली पकड़ में आएगा, तो इट इज मोर एक्यूरेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जिसमें हमारे पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, ये सारे एसोसिएट या डिसोसिएट या डीनेचर नहीं होंगे।
जबकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट तक किसी चीज को ले जा रहे हैं, सपोज एग में प्रोटीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, तो डीनेचराइज हो जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, not very high, very low. Therefore, osmotic pressure technique is better than other technique for determining molar mass. एक heavy particle polymers are very heavy, जिनका molar mass बहुत ज्यादा है, उन तक का molar mass easily हम यहां से निकाल सकते हैं with pure या और you can say accuracy, precisely accurate हम निकाल लेंगे by osmotic pressure, और इसका temperature range भी है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का नाम जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं दैट इज बर्कले एंड हर्टले मेथड। याद आ ही गया होगा। आई एम लाफिंग जस्ट बिकॉज हम जनरल भाषा में उसे कह देते हैं बर्कले और हर्टले, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है, बर्कले एंड हर्टले, बर्कले एंड हर्टले मेथड। ओके, दैट्स इनफ फ्रॉम नाउ।